हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU BED 104 है और जिसकी पेपर आईडी 8744 है और जिसका शीर्षक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की परीक्षा संपन्न कराएगी। तो आज के वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र के आंसर की को आपके लिए लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक उसको पहुंचा सकते हैं। तो आइए, आज का जो प्रश्न पत्र आया था आप के लिए, उसमें कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो आज का जो प्रश्न पत्र है उसमें कुल आपसे 40 प्रश्न पूछे गए थे और उसमें से जो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वह है कि NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECC एज पर NEP 2020। इस प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया गया, वो है कि एजुकेशन ऑफ केयर गिवर्स चाइल्ड इन प्राइमरी ग्रेड। ऑप्शन बी दिया है कि प्राइमरी क्लासिक ऑफ चाइल्ड एजुकेशन। ऑप्शन सी दिया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर फॉर एजुकेशनल क्लासेस। ऑप्शन डी दिया है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि मतदान का अधिकार देकर भारत का संविधान स्थापित करता है। ए सामाजिक लोकतंत्र, बी राजनीतिक लोकतंत्र। ऑप्शन आपके जो दिए हैं कि केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी न तो ए न तो बी। बाई गिविंग द राइट टू वोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश सोशल डेमोक्रेसी। ऑप्शन बी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो मतदान का अधिकार देकर भारत का जो संविधान है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि किसने लोकतंत्र को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है। हु डिफाइन डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, यानी ये जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकतंत्र के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विषम है। लोकतंत्र को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रश्न 4 में ऑप्शन जो ए दिया है वह है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन बी दिया है कि व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन सी दिया है कि बहुमत का नियम और ऑप्शन डी दिया है कानून के समक्ष समान व्यवहार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बहुमत नियम। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक लोकतांत्रात्मक देश की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री इज। ऑप्शन ए दिया है कि एक सरकारी प्रणाली का होना। ऑप्शन बी दिया है कि लोगों के निर्णय में सहभागिता। ऑप्शन सी दिया है कि एक संविधान का होना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो एक लोकतंत्रात्मक जो देश होता है उसमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है था। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो योजना, ये मिशन शुरू की गई थी वह सब 15 अगस्त 2011 को यह मिशन शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा, 15 अगस्त 2011। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिका को शिक्षा एवं उनको सुरक्षा प्रदान करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइड एजुकेशन टू गर्ल एंड देयर वेलफेयर। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उसमें दिया है कि वन स्टॉप सेंटर योजना। ऑप्शन बी उज्ज्वला। ऑप्शन सी स्वाधार योजना। ऑप्शन डी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है कि महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी। साक्षर भारत मिशन फॉर फीमेल लिटरेसी वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2009 में।
प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन बी 2009 सही उत्तर है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिलाओं की कम साक्षरता का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है दहेज प्रथा, ऑप्शन बी गरीबी, ऑप्शन सी खराब विद्यालयी पर्यावरण, ऑप्शन डी महिलाओं में शिक्षा में महिलाओं की रुचि। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि भारत में महिलाओं की कम साक्षरता का कारण नहीं है, वो है ऑप्शन डी महिला शिक्षा में महिलाओं की रुचि। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महिला शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए दिया है कि महिलाओं पर हिंसा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को रोकने के लिए, ऑप्शन बी महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, ऑप्शन सी दिया है कि लैंगिक समानता वाले समाज का निर्माण करना, ऑप्शन डी दिया है कि उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस देश का संविधान लचीला है। विच कंट्री हैज़ ए फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए दिया है भारत, ऑप्शन बी दिया है अमेरिका, ऑप्शन सी दिया है चीन, ऑप्शन डी दिया है यूनाइटेड किंगडम। तो भारत का संविधान लचीला नहीं, लचीला और कठोरता के दोनों विशेषता इसमें पाई जाती है। अमेरिका का संविधान कठोरी है और चीन का भी संविधान लचीला नहीं है। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम जो है सही उत्तर होगा, क्योंकि उसका संविधान जो है वो लचीला है। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को संविधान की प्रस्तावना क्या प्रदान करती है। जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय नागरिकों को क्या प्रदान करती है। ऑप्शन ए दिया है कि आय और अवसर, ऑप्शन बी दिया है समानता और अवसर, ऑप्शन सी दिया है न्याय और रोजगार, ऑप्शन डी दिया है आय और रोजगार। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है भारतीय नागरिकों को समानता और अवसर प्रदान करती है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष से लागू हुआ है। फ्रॉम विच ईयर राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी 2010। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 2010 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों को माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल में अनिवार्य रूप से किस उम्र में शामिल कराना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 6 साल में। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविज़न रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में हमको नागरिकता से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य शर्तों के अधीन भारत की नागरिकता प्राप्त करने का मानदंड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर इंक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन। ऑप्शन ए दिया है कि समीकरण, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी पंजीकरण, ऑप्शन डी जातीय पहचान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी जातीय पहचान। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति को स्वीकार किया है। तो विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत ऑप्शन ए दिया है, इसमें तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। कनाडा, यहाँ भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। ऑप्शन डी है अमेरिका, यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, इसमें आपसे पूछा गया है कि नागरिकता समाप्त हो जाती है जब लगातार रहने के वर्षों की संख्या होती है। कब जो है नागरिकता समाप्त हो जाती है, आप कितने वर्षों तक लगातार देश के बाहर रहें तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो वह है 7 वर्ष। अगर आप 7 वर्ष तक लगातार देश से बाहर रहेंगे तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन देश की एकता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
जो 4 ऑप्शन आपके सामने हुआ है कि ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता परिषद, ऑप्शन बी है अखिल भारतीय विकास परिषद, ऑप्शन सी दिया है अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन डी छात्रों का राष्ट्रीय संघ। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रीय एकता परिषद। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है ये देश की एकता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20, इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को डैश की जयंती पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती पर मनाया जाता है। तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, इसमें आपसे पूछा गया है कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन की स्थापना कब की गई। व्हेन वाज द नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी फाउंडेड इन। तो प्रश्न संख्या 21 में जो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं वो है ऑप्शन 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1992 और ऑप्शन डी 2002। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1992। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की परियोजना शुरू की थी। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 1986 में आई थी, उसी के तहत जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना शुरू की गई थी। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23, इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए दिया है कि विषय वस्तु अभिमुखी, ऑप्शन बी दिया है पाठ्य वस्तु केंद्रित, ऑप्शन सी दिया है प्रयोगात्मक या एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन डी दिया है व्यवहारात्मक प्रैक्टिकल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रयोगात्मक। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24, इसमें आपसे पूछा गया है कि NEP 2020 किस पर बल देती है। व्हाट डज द NEP 2020 बाई एम्फेसिस ऑन। तो ऑप्शन ए दिया है कि परीक्षा के लिए पढ़ना, ऑप्शन बी दिया है स्मरण आधारित शिक्षा, ऑप्शन सी दिया है अभ्यास और ड्रिल, ऑप्शन डी दिया है वैचारिक समझ। तो NEP 2020 जो है वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यानी वैचारिक समझ पर जोर देती है। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है। प्रश्न संख्या 25 में जो 4 ऑप्शन है उसमें ऑप्शन ए है बहुभाषावाद, ऑप्शन बी है एक भाषावाद, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ऑप्शन डी आकलन का मानकीकरण। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा बहुभाषावाद। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है कि समान और समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी दिया है कि सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी दिया है कि नई पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4, ऑप्शन डी दिया है कि उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है कि वर्धा योजना निम्नलिखित में से किस नेता से संबंधित है। तो वर्धा योजना जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का चरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है कि व्यवस्था की सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी दिया है कि प्रवेश की सार्वभौमिकता, ऑप्शन सी दिया है स्थिरता की सार्वभौमिकता और ऑप्शन डी दिया उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मुदालियर समिति का गठन किसके आदेशानुसार किया गया था। तो मुदालियर समिति का गठन जो है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के आदेश पर किया गया था। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 30, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वह बैंटिंग को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति है वह 27 जनवरी 1902 को हुई थी।
प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए आपका जो है वह सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हम भारत में ऐसी शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं जिसका उद्देश्य यूरोप की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य अर्थात यूरोपीय ज्ञान का प्रसार हो। यह विचार किसका है? जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए उसमें गांधी, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी वुड, ऑप्शन डी ग्रांट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन सी वुड आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33, इसमें आपसे पूछा गया है कि मुस्लिम काल में धर्मशास्त्र के छात्र को कौन सी उपाधि प्रदान की जाती थी? तो मुस्लिम काल में जो धर्मशास्त्र के छात्र को आमिल की उपाधि प्रदान की जाती थी। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी आपका जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा आमिल। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 में आपसे पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। तो भारत में जो मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रसार करना। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 35 में आपसे पूछा गया है कि बौद्ध काल में बालक शिक्षा समाप्ति के बाद जब मठ त्यागता था तब कौन सा संस्कार होता था? तो उस संस्कार को हम लोग जानते थे उपसंपदा संस्कार के नाम से। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 36 को, इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। ऑप्शन ए दिया है कि जीवन में कैवल्य की प्राप्ति, ऑप्शन बी मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त करना, ऑप्शन सी मोक्ष की प्राप्ति, ऑप्शन डी जीवन से निर्वाण प्राप्ति। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 37, इसमें आपसे पूछा गया है कि सर विलियम हंटर निम्नलिखित में से किस आयोग के जो अध्यक्ष थे? तो प्रश्न संख्या 37 में जो 4 ऑप्शन दिया गया उसमें है कि मुदलियार कमीशन, ऑप्शन बी दिया है कि भारतीय शिक्षा आयोग, ऑप्शन सी दिया है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन डी है कोठारी आयोग। तो विलियम हंटर जो थे वो भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 में आपसे पूछा गया है कि परा और अपरा विद्याएं संबंधित हैं। तो परा और अपरा विद्याएं जो हैं वो वैदिक शिक्षा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि समावर्तन का अर्थ क्या होता है? तो समावर्तन का जो अर्थ होता है, जो संस्कार होता है वो उसका अर्थ होता है गृह वापसी। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को देख लेते हैं जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। तो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख संस्कार था वो है उपनयन संस्कार। इसमें बाकी जो बी और सी है वो बौद्ध से संबंधित है और ये मुस्लिम शिक्षा से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन है उपनयन संस्कार वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार था। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज के जो प्रश्न पत्र था उसमें जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं और इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से जो है अवश्य हम तक पहुँचाइएगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।